हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 1 के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण। और ये जो टॉपिक है ये जनरली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई ये रटना पड़ता है इसके अंदर जो कंटेंट है, लेकिन मैं आपको इसके अंदर का जो कंटेंट है वो रटवाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको समझाने वाला हूँ और लिटरली समझाऊंगा और आपको फील भी होगा। ठीक है, आप विजुअलाइज कर पाएंगे इक्वेशंस वाले चैप्टर को भी कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। और अगर आपने अपनी अवेयरनेस को थोड़ा सा अच्छा रखा और अच्छे से आज समझ गए इसके पीछे की बात, क्योंकि समझने लायक बात है, तो पूरी जिंदगी आपको दोबारा से इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद उन्हीं चीज़ों को दोबारा से खुद ही प्रोड्यूस कर लेंगे जो मैं आपके सामने प्रोड्यूस करूंगा। बस एक बार आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, और ये मैं वैसे ही कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको खुद भी फील होगा। अवेयरनेस अपनी हाई लेवल पर रखिएगा। ठीक है, मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा बिल्कुल आपको कि भाई इक्वेशंस को हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो ये कि भाई लीनियर इक्वेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन एक बार मैं आपको बता दूं। तो लीनियर इक्वेशन को रैखिक समीकरण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो भाई लीनियर इक्वेशन वो होता है कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण जिसकी जो पावर है, वैसे तो इसकी बोलते हैं डिग्री, जिसकी जो डिग्री है वो होएगी 1। मतलब कि जो मैक्सिमम पावर है, इसको देसी भाषा में समझ लो, जिसकी मैक्सिमम पावर या अधिक से अधिक घात हिंदी में। कैसे, देखो सबसे पहले मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर के अंदर वन वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज जो वेरी कर सकती हो, जो अपनी वैल्यू बदल सकती हो। जैसे 5 है, 5 को तो आप कहीं पर भी ले जाओ, चांद पर ले जाओ, शनि ग्रह पर ले जाओ, बृहस्पति ग्रह पर ले जाओ, धरती पर ले आओ, 5 तो 5 ही रहेगा, है ना। लेकिन जो x है, y है, z है, a है, b है, t है, s है, ये सारे वेरिएबल हैं। हम कभी भी मान लेते हैं ना, लेट द स्पीड ऑफ द पर्सन बी x, हम इनको तो ये सारे वेरिएबल हैं। ठीक है, x कभी 2 निकलता है किसी इक्वेशन में, कभी 3 निकलता है। ठीक है, तो इनको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो देखो, अगर एक वेरिएबल के अंदर इक्वेशन है तो इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड टी, इन सब में से सिर्फ एक बंदा यहाँ पर है। यानी कि इक्वेशन किस तरह की हो सकती है? इक्वेशन हो सकती है 3x - 6 इज इक्वल टू 0। सिर्फ एक बंदा है ना यहाँ पर, सिर्फ एक बंदा है। और जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पर मैंने आपके सामने ऐसे नहीं लिखा ना 3x³ इज इक्वल टू 27, ऐसे नहीं लिखा ना मैंने। जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, यहाँ पर 3 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर 1 है अपने वेरिएबल की। क्लियर है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब देखो, तो ये लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल के अंदर, तो इसको आप इजीली सोल्व कर लोगे। इसके लिए मेरे को आपको कोई भी कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं है। 6 उधर चला जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो कोई भी इक्वेशन हो जो 1 वेरिएबल में, डेफिनेटली आप सोल्व कर लोगे, मुझे पता है। देन नेक्स्ट है इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दो चर राशि वाले समीकरण 2 वेरिएबल के अंदर। तो देखो भाई, जब इक्वेशन एक वेरिएबल में थी तो तब आपको एक इक्वेशन चाहिए थी सॉल्यूशन निकालने के लिए। कुछ भी हो सकती है इक्वेशन, 2y - 7 इज इक्वल टू 0। तो भाई 2y इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 3.5। एक इक्वेशन से ही हमारा काम चल जाता है। जब 2 वेरिएबल में इक्वेशन आती है, वो कैसी होती है? यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल नहीं होता कि सिर्फ y और सिर्फ x, यहाँ पर दो वेरिएबल होते हैं। 2x + 3y इज इक्वल टू 6, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। ठीक है, एक और इक्वेशन लिखूं कि भाई 3x + 4y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है हमारे सामने, x और y, x और y। तो ये क्या है? और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल की एक है, एक से ज़्यादा किसी की भी नहीं है। तो पावर एक है, यानी कि ये लीनियर है, रैखिक है। और दो वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सोल्व करनी हो तो आपको दो इक्वेशंस चाहिए, सिंपल सी बात है। तो आपको दो इक्वेशंस चाहिए, और इनको कैसे सोल्व करना आगे करेंगे इक्वेशंस। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज है 3 वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल का क्या मतलब है? कोई बड़ी बात नहीं है भाई, मैं एक्स वाई के साथ जेड को और इंट्रोड्यूस कर दूंगा। जैसे x + y + z इज इक्वल टू 6 बन गई लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, कुछ भी लिख दो,
2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 15 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। और जब आपको लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल सोल्व करनी है तो आपको 3 इक्वेशंस चाहिए होती है। क्लियर है? ये सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको ये बता दूं कि भाई इनको सोल्व कैसे करना है, फिर आगे की जर्नी पर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आप सोल्व कर ही लोगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, है ना। तो हम 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल का केस करते हैं यहाँ पर। तो देखो भाई यहाँ पर हमारे सामने क्या है, यहाँ पर हमारे सामने है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते क्या है, यहाँ पर हम किसी भी एक वेरिएबल को गायब कर देते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसका जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मतलब कि उसके साथ का जो नंबर है उसको दोनों इक्वेशंस के अंदर बराबर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर एक इक्वेशन को या तो दूसरे में जोड़ देंगे अगर साइन ऑपोजिट हुए तो, और अगर साइन सेम हुए तो एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को घटा देंगे। मतलब कुल मिलाकर हमारा एम है कि भाई एक वेरिएबल को खत्म कर दें। तो यहाँ पर अब मैं ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि यहाँ पर y बन जाए -2y और नीचे है +2y। तो कुल मिलाकर जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो भाई y खत्म हो जाएगा, और y खत्म होने का मेरे को फायदा ये होएगा कि इक्वेशन एक वेरिएबल में आ जाएगी, जैसे मैंने आपको बोला था ना 3x - 6 = 0, पीछे एग्जाम्पल दे रहा था, और बस उसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, तो यहां पर इन क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती जैसे मैं लिख रहा हूं। अगर अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर दोगे तो एग्जाम के अंदर आप यहीं से इसको आराम से कर सकते हो। लेकिन जब आप एग्जाम के अंदर जो सॉल्यूशन है उसको मेंटली कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में थोड़ी सी शांति चाहिए। आप मेंटली भी कर रहे हो और उसके बाद भी हड़बड़ाहट में कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं गलत होने के। और जब एक बार क्वेश्चन गलत हुआ तो आपने जब दोबारा उसके ऊपर टाइम लगाया ना तो दोनों बार का टाइम मिलाकर उससे भी ज़्यादा हो जाएगा जितनी देर में आप लिख के कर सकते थे। ठीक है, तो जब आप मेंटली कर रहे हो तो अपने आप टाइम बच जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मेंटली कर रहे हो, पेन से तेज चलता है दिमाग। तो शांति को लाओ अपने जीवन में। ठीक है, आप शांति से करोगे तो पहली बार में टिक आंसर होएगा और आपका टाइम बचेगा। ठीक है, जब 3 बार 4 बार किसी क्वेश्चन को करते हैं तो उससे ज़्यादा वेस्टेज कोई नहीं होती है अपनी एनर्जी की। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप दुकान पर एक बार गए, दूध लेकर नहीं आए, फिर घर वापस आ गए, फिर दुकान पर गए, फिर दुकान पर गए, तो जो काम दुकान पर एक बार जाने में हो सकता था उसको आपने 3 बार जाकर किया। ठीक है, तो उसमें तो कोई भी समझदारी नहीं है ना, छोटा बच्चा भी बता देगा। तो देखो, तो यहाँ पर अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो गया जी 4x, 4x में से 3x गए, सिर्फ 1x, 2y से 2y कैंसिल होएगा ही क्योंकि हमारा काम ही ये था। देन 5 दूनी 10, हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, सॉरी मैंने इन दोनों को घटा दिया, हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं। यहाँ पर -2y है, यहाँ पर +2y, तो 2 दूनी 4, 4 और 3 7x। क्लियर है? तो 2 5 10, 10 में से 3 गए 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी जी 1। ठीक है, देन अब किसी भी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू रख दो यहाँ पर, उसके बाद आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल बेसिक सी बात है ये, है ना, आपको ही पता होगी। तो देखो x की वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 2 × 1 = 2, और इस y को मैं भेज रहा हूँ भाई साहब उधर। क्यों? बिकॉज ये नेगेटिव है, तो y इधर जाके हो गया पॉजिटिव, और यहाँ पर जो 5 था अपने पास उस 5 को मैंने भेज दिया इधर, जो कि हो गया -5, तो y की वैल्यू आ गई जी -3। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है? एग्जामिनर ने पूछा है 3x + y, तो 3 × 1 3x दैट इज इक्वल टू 3 प्लस में है आगे -3y यानी कि -3 दैट इज इक्वल टू 0, तो आंसर इज ऑप्शन 3। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने करना क्या है मेरे भाई, इनको मैक्सिमम केसेस में जब वैल्यूज अटपटी हों तो अलग बात है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसी भी मेथड से बैर नहीं रखना चाहिए, हमें अपना टाइम बचाना है। तो जहां पर जो मेथड बेस्ट होएगा हम उसको यूज करेंगे, सिलेक्शन लेना हमें। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ द केसेस में हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को मेंटली कर सकते हैं। जब वैल्यू ज्यादा ही अटपटी है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप भूल जाओगे बिना वजह 125x, तो फिर दोबारा निकालने में क्या मजा आएगा, है? तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बार इसको मेंटली ट्राई करते हैं। यहाँ पर मुझे ये पता है कि पहले वाली इक्वेशन को जब मैंने एग्जाम में ये स्क्रीन पर देखा तो मुझे ये पता चला कि ये तो -y है और यहाँ पर +2y है।
तो मैंने क्या सोच लिया कि मैं पहले वाली इक्वेशन को 2 गुना करके इसमें जोड़ूंगा। तो देखो अब हम इसको मेंटली कर रहे हैं और आप इसको 2 गुना करके इसमें जोड़ रहे हो, तो आपका उद्देश्य है कि y से y को खत्म करना। तो y वाली टेंशन तो भूल ही जाओ, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं वो कर इसीलिए रहे हैं कि y कट जाए, तो y तो कटेगा ही क्योंकि वही काम हम कर रहे हैं। तो y को भूल जाओ, सिर्फ x का और कांस्टेंट का ध्यान रखो। तो इसको मैं 2 गुना कर रहा हूँ, 2 दूनी 4 और 3 7x इज इक्वल टू 5 दूनी 10। कभी कभी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं स्टूडेंट, तो आप जो जनरली गलतियां करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए 7, तो x इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, x इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 2, और 5 को इधर में लेकर आया तो ये आ गया -3, तो y इज इक्वल टू -3, और फिर हम इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये चीज़ें लिख सकते हो अपने एग्जाम में बिना पूरी इक्वेशन लिखे। तो इसको आप कहाँ पर ट्राई करोगे? इसको आप ट्राई करोगे अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो अब जब भी आपके सामने इक्वेशन आए तो मैक्सिमम टाइम कोशिश करना कि आप उसको मेंटली, और हाँ एक और बात ध्यान रखना कि शांति से करो। ठीक है, तो ये चीज़ थी भाई साहब 2 वेरिएबल्स के अंदर 2 इक्वेशंस, और हमने ये सोल्व कर ली। ठीक है, तो एक बार ये ट्राई करो जरा फिर खुद से। ये 2017 एसएससी सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन है। तो देखो भाई, हमें पता है कि 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन है और हम इजीली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने क्या है, देखो ये -11 है, इसको आप उधर भेज दो। ठीक है, और ये 12 है, इसको आप उधर भेज दो। चाहे उधर भेज दो या इधर ले आओ, दोनों इक्वेशंस में एक तरफ कर लो, आपको सोल्व करने में आसानी रहेगी। तो पहले वाली इक्वेशन क्या है? पहले वाली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, ये 11 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगी 29। दूसरे वाली इक्वेशन है 8x माइनस 6y इज इक्वल टू -6। अब हम क्या करेंगे? अब हमें कोई ना कोई वेरिएबल सेम करना पड़ेगा किसी न किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके। तो देखो भाई, यहाँ पर है 4y, यहाँ पर है 6y। आप 8x और 3x को भी बराबर कर सकते हो, किसी भी एक को बराबर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो ये हो जाएगा 12y, और 6 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो ये भी हो जाएगा 12y। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से और नीचे वाली को 2 से करूँगा, और ये जो चीज़ है ये कैंसिल आउट हो जाएगी। इनको जोड़ूंगा तो ये मैंने पहले ही काट दी, क्योंकि मैं काम ही वो कर रहा हूँ जिसके अंदर ये कैंसिल होंगी। अब देखो इतनी, अब आपको अलग से इक्वेशन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि 9x प्लस 12y, ये तो बिल्कुल भी मत लिखा करो। एक बार अगर ये इक्वेशन लिख ली फिर तो। अब यहीं पर देखो 3 थी 9x, और नीचे है 8 दूनी 16y 16x, तो 9x और 16x तो दोनों का एडिशन हो जाएगा 25x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये तो कट ही जाएगा, 4 दिए 12y माइनस 6 दूनी 12y। देन आगे ऊपर क्या है, 29 दिए 87 87, इसको आप दिमाग में रख सकते हो 87, और 6 दूनी 12, तो 87 में से 12 गए 75। तो x की वैल्यू आ गई जी 3, और एक बार x की वैल्यू 3 आ गई तो कहीं पर भी पुट कर दो, यहाँ पर मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं पर भी पुट कर दो इसको। तो 3 3 9, तो इस 9 को अगर हम इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा 20, है ना। 29 में से 9 गया 20, तो 4y इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू 5। 4 5 20 होता है, तो y इज इक्वल टू 5। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने पूछा है 5x माइनस 3y माइनस 9, तो 5x क्या होएगा, x की वैल्यू 3 है तो 5x हो जाएगा जी 15, माइनस उसके आगे उसने क्या बोला है 3y, 3y मतलब कि 3 5 15, 3 इंटू 5, तो दैट इज 15। आगे उसने बोला है -9, ये यहाँ पर देखो, तो 15 से 15 कट गया, आंसर क्या आ गया -9, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनके अंदर स्टूडेंट जो गलती कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इनके अंदर कई बार स्टूडेंट जल्दी आंसर निकालने के लिए हड़बड़ाहट में करते हैं और उसके कारण गलत करते हैं, और जिसके कारण एक ऐसा क्वेश्चन जो आप शांति से करते, एक बार है ना स्टॉप वॉच लगा कर देख लो, शांति से करोगे तो 30 से 35 सेकंड में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं होती ना, आपको पता होता है कैसे करना है। तो ये कैलकुलेशन ऐसे दिखने में लगती है कि पता नहीं कितना टाइम ले लेंगी, ये लेती नहीं है। यही चीज़ अभी के अभी वीडियो को पॉज करके, अभी स्टॉप वॉच स्टार्ट करके एक बार इसी क्वेश्चन को सोल्व करके देख लो। तो जो भी क्वेश्चन आपको आता है वो आपको शांति से करना चाहिए, ताकि उसके कारण आपका टाइम वेस्ट ना हो ना, जो आपको आता है। ठीक है भाई।
और जो नहीं आता वो तो वैसे ही शांति से करना चाहिए। पहले ही आता नहीं और ऊपर से आप हड़बड़ाहट करोगे तो वैसे ही गलत कर दोगे। तो कुल मिलाकर शांति से तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा पेपर, ठीक है, हड़बड़ाहट में नहीं, शांति से करते हो तो तेजी आती है। देन अब एक बार ये सोल्व करने की कोशिश करो। फाइंड एक्स वाई जेड इफ, तो यहां पर हो क्या गया, यहां पर भाई साहब तीन वेरिएबल हैं और तीन इक्वेशंस हैं। देखो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। तो यहां पर अब मैं आपको बताने वाला हूं कि तीन वेरिएबल वाली इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं। जब हमारे पास तीन वेरिएबल हों, तीन इक्वेशन हों, तीन चर हों और तीन समीकरण हों, तो ध्यान से देखो, यहां पर तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी पुट कर सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, एक दो तीन, अगर वो सेटिस्फाई करे फिर अगली में पुट करो, वो भी सेटिस्फाई करे फिर अगली में पुट कर दो। और अदरवाइज अगर जनरली दो सेटिस्फाई करेंगी तो तीनों सेटिस्फाई कर ही जाएंगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें एक्स वाई जेड नहीं निकालना होता, तो इनका सॉल्यूशन निकालना भी आना चाहिए। तो इनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, एक बार मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, इनके अंदर वैसे ही मल्टीप्लाई एंड वो करते रहते हैं और तुक्के से उनका आंसर तक पहुंच जाते हैं। इनका एग्जैक्ट एक मेथड है, एग्जैक्ट क्या मेथड है वो देखो। अभी देखो हमारे पास तीन इक्वेशन है, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 15, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। हमारे पास इसका क्या मेथड है, देखिए भाई, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर, तो आप मेरे को क्या बोलोगे, आपको कितनी इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए, तो आप मेरे को बोलोगे कि आपको दो इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए, टू वेरिएबल के अंदर दो इक्वेशन चाहिए। तो इनका मेथड ये है कि यहाँ पर, और हम टू वेरिएबल वाली इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं पता है, टू वेरिएबल वाली इक्वेशन में हम एक वेरिएबल को खत्म करके एक वेरिएबल में इक्वेशन ले आते हैं। मैं वैसे ही लिख रहा हूँ वैल्यूज, ठीक है, हम इक्वेशन को एक वेरिएबल में ले आते हैं, एक वेरिएबल में एक इक्वेशन, और हम उसको सोल्व कर देते हैं। मतलब दो वेरिएबल में दो इक्वेशन थी, उससे एक वेरिएबल में एक इक्वेशन ले आए। तो एग्जैक्टली वही पैटर्न यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर होता क्या है, देखो एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास तीन वेरिएबल में तीन इक्वेशन है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं कि दो वेरिएबल में दो इक्वेशन आ जाएं, और फिर उसको हम एक वेरिएबल में एक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम सॉल्यूशन करते हैं। पता है आपको, हम ये करते रहते हैं सॉल्यूशन करने के चक्कर में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, देखो। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से दो इक्वेशंस निकालनी पड़ेंगी, और जो दो इक्वेशन निकलेंगी वो दो वेरिएबल में होंगी, फिर मैं उनको सोल्व करूंगा। तो देखो मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैसे भी किन्हीं भी दो इक्वेशन का आपस में ग्रुप बनाना पड़ेगा कि एक वेरिएबल खत्म हो जाए, ताकि एक वेरिएबल खत्म हो जाए। तो सबसे पहला ग्रुप तो आपको दिख रहा होगा, कोई भी एक खत्म हो जाए। तो यहां पर देखो y खत्म हो जाएगा। अब एक और आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसके अंदर सेम वेरिएबल खत्म हो जाए। तो यहां पर देखो, यहां पर मैं एक बार इनके नाम दे देता हूं ताकि मैं इनके नाम ले पाऊं। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो y खत्म हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को 3 गुना करके उसमें जोड़ दूंगा, तो यहाँ पर ये माइनस वाई है, यहाँ पर ये प्लस 3y है, तो अब ये y खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास दो इक्वेशन हो जाएंगे ना जिनके अंदर y नहीं होगा। पहली इक्वेशन यहाँ से आएगी सोल्व करने पर, दूसरी इक्वेशन यहाँ से आएगी सोल्व करने पर, तो मेरे पास दो इक्वेशन हो जाएंगी। तो देखो आपको एक और बात बता दूं कि ये नहीं सोचना कि भाई मैंने दूसरी और तीसरी को चूज किया फिर पहली और तीसरी को, किसी भी दो इक्वेशन का जोड़ा बनाकर बस एक वेरिएबल खत्म कर दो और फिर एक और जोड़ा बनाकर वही वेरिएबल खत्म कर दो, बस ये प्रॉपर मेथड है इसका, ठीक है। तो देखो पहले मैं इन दोनों से जो इक्वेशन बनेगी 2 और 3 से, 2 और 3 से, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो आपको एग्जाम में 2 और 3 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगी, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करने पर क्या आएगा भाई, ऐड करने पर आएगा 3x प्लस एक्स यानी कि 4x, y से y गया, प्लस 2z इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन आ गई। तो देखो दो वेरिएबल के अंदर एक इक्वेशन तो आ गई, लेकिन मुझे दो इक्वेशन चाहिए थी। अब जब मैं पहली और तीसरी का मामला फिट करूंगा, मतलब कि पहली इक्वेशन को जोड़ूंगा तीसरी इक्वेशन में 3 गुना करके, ठीक है।
पहली इक्वेशन के अंदर तीसरी इक्वेशन को 3 गुना करके जोड़ूंगा। तो देखो अब ध्यान से, तो यहाँ पर अब मैं इसको 3 गुना कर रहा हूँ भाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 3 9, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2, तो 3 3 9, 9 और 2 11x, और -3y + 3y, ये तो खत्म हो ही जाएगा। अब आगे देखते हैं, 3 × z 3z + 5z, तो ये क्या आ गया 8z = 3 5 15 और 15 30। तो अब देखो मेरे सामने क्या आ गई, मेरे सामने दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल के अंदर आ गई ना भाई साहब, दो इक्वेशन। तो यही करते हैं हम, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन को 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन में कन्वर्ट किया। और इससे पहले जब आप इनको सोल्व कर रहे थे तो आप इसको एक वेरिएबल में एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। कैसे, आप एक वेरिएबल को खा जाते थे, अब यहाँ पर भी एक वेरिएबल को खा जाएंगे। तो कैसे, तो देखो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को, मैं यहाँ पर z को खत्म करना चाह रहा हूँ, मैं ऊपर वाली इक्वेशन को यहाँ पर 4 से गुना करूंगा, तो ये जो z है ये हो जाएगा 4 दूनी 8z, और नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ताकि 8z से 8z चला जाए। और फिर मैं साइंस को, इनके जो साइन है उनको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो देखो 4 चौके 16x, 16x में से 11x गए 5x, 8z में से 8z गए = 4 × 10 40 में से 30 गए 10, तो x की वैल्यू, अब देखो ये जो चीज़ है ये क्या आ गई, ये चीज़ है एक वेरिएबल में एक इक्वेशन, 5x = 10, और इसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आया मेथड क्या चल रहा है। हम ये कर रहे होते हैं जब हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, हम नंबर ऑफ इक्वेशंस कम कर देते हैं और उनके वेरिएबल कम कर रहे होते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई मेरे भाई 2, x = 2। अब हम क्या करेंगे, हम किसी भी इक्वेशन में यहाँ पर जो हमारी दो वेरिएबल वाली इक्वेशन थी उसके अंदर अगर हम रखेंगे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, तो x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 4 दूनी 8, 8 उधर चला जाएगा तो 10 में से 8 गए 2, तो 2z = 2 एंड देयरफॉर z = 1। और जब मुझे दो वेरिएबल मिल गए तो फिर तो अपनी छुट्टी है, किसी भी इक्वेशन में रख दो दो वेरिएबल की वैल्यू, तीसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ भाई, कि इससे नीचे वाली में रख देता हूँ, बिल्कुल सिंपल होएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर रख रहा हूँ, तो x = 2, z = 1, तो 2 और 1 3 हो गए, लेकिन टोटल 5 चाहिए, तो y की वैल्यू हो जाएगी जी 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, x, y और z 2 2 1 हैं, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 2। एग्जैक्टली ये मेथड आप फॉलो करोगे, क्लियर है। तो इसमें से जितने काम को आप मेंटली करोगे उतना ही छोटा हो जाएगा, अदरवाइज ये मेथड आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अब एक बार ये इक्वेशन और ट्राई करो, यहाँ पर आपके सामने 3 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन हैं, तो ये आप खुद करने वाले हो, अभी मेरा सॉल्यूशन देखना ही ना पड़े ताकि आपको। तो भाई अब आपके सामने है एक बार फिर से 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन, क्लियर है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे और ट्राई करना कि कम से कम चीज़ें आप लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा काम मेंटली करो, ठीक है। सॉल्व तो आप कर ही सकते हो ना, तो देखो भाई सॉल्व तो आप कर ही सकते हो। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, और बिकॉज हमने एक बार सॉल्व कर लिया है तो हमें पता है हमें करना क्या है। हमें क्या करना है, हमारे पास 3 वेरिएबल्स के अंदर 3 इक्वेशन है। मैं क्या करूंगा, किसी भी तरह एक वेरिएबल को खत्म करके दो ऐसी इक्वेशन बनाऊंगा जिसके अंदर दो वेरिएबल होंगे, फिर उसको मैं उसी तरीके से सोल्व कर लूंगा जैसे पहले करते आ रहे थे। एक वेरिएबल को खत्म कर देते थे, एक इक्वेशन रह जाती थी एक वेरिएबल में, ठीक है। तो ये जो पहली वाली स्टेप होती है ना, ये जो पहली वाली स्टेप होती है, अब मैं ये आपको मेंटली करके दिखाऊंगा कि कम से कम लिखना पड़े, वैसे करके दिखाऊंगा। बिकॉज सोल्व तो आप कर ही लोगे, तो ऐसे प्रॉपर मेथड से नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो चलो भाई, मतलब मेथड से तो प्रॉपर बताऊंगा लेकिन लिखने की कम से कम कोशिश करूंगा। और यहां पर आप किसी भी एक वेरिएबल को खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर आप z को खत्म कर दो, चाहे यहां पर z है, इसको 3 गुना करो इस पूरी इक्वेशन को और इसको घटा दो, और यहाँ पर 5z है, इस पूरी, ये तो पहला काम हो गया, एक इक्वेशन आ गई। फिर दूसरा काम क्या कर सकते हो, इस पूरी इक्वेशन को 5 गुना करो और इसमें जोड़ दो, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। और इन दोनों इक्वेशन के अंदर x और y होंगे, और या फिर आप y को भी खत्म कर सकते हो या फिर आप x को भी खत्म कर सकते हो। तो किसी भी एक वेरिएबल को आप डिलीट कर सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। इक्वेशन को एक बार देख लेना, जिसमें भी आपको लगे कि हाँ इसके अंदर मैं काम कर लूंगा, इक्वेशन को एक बार देख लेना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब की बार मैं y को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। y को देखो, यहाँ पर ये जो 3y है और यहाँ पर सिर्फ 1y है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 गुना करूंगा
और किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटा दूंगा। तो एक तो मैं इनका जोड़ा बनाऊंगा, तो एक बार बना लेता हूं, और दूसरा जोड़ा मैं बनाऊंगा। देखो यहाँ पर 1y है, यहाँ पर 2y है, तो फिर मैं इस इक्वेशन को 2 गुना करूंगा और इनसे एक इक्वेशन बनाऊंगा। और जब भी आप ये इक्वेशन बनाना स्टार्ट करो तो एक बार इक्वेशन की शक्ल देख लेना कि भाई ऐसे ऐसे करके इन दो से मैं y को एलिमिनेट कर दूंगा, फिर इन दो से y को एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, तो जो एलिमिनेट करना, जो डिलीट करना इजी हो हम उसको करते हैं। ठीक है, और इतना ज़्यादा पूरी रिसर्च वर्क भी नहीं बैठाते हैं कि भाई अच्छा कौन सा कैसे डिलीट करना होगा, एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। तो अब देखो, अब करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। अब भाई यहाँ पर सिर्फ एक बार y है, तो इसको मैं 3 गुना करूँगा, तो मैं इस वाली इक्वेशन में से उसको सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। अब उस वाली में से इसको क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहा, देखो मैं ऐसे एक बार देख लेता हूँ कि किसका कांस्टेंट बड़ा है। तो 3 17 थी 51, 51 में से मैं 18 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, तो देखो 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स 3x, 3x माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ x। ठीक है, देन 3 इंटू वाई, 3y माइनस 3y, तो ये काम तो हमने किया इसीलिए है कि y से y चला जाए। अब 3 तिये 9z, 9z माइनस माइनस 5z, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 5 14z इज इक्वल टू 17 तिये 51 माइनस 18 33। तो ये पहला काम हमने मेंटली कर लिया। ठीक है, तो ऐसे आप मेंटली कर सकते हो शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। जब मेंटली कर रहे होते हो तो मान लो आपकी स्पीड वैसे ही तेज है, आराम से करोगे तो भी। अब दूसरा काम मैं कर लूंगा भाई साहब इस दूसरी और तीसरी इक्वेशन के साथ। ठीक है, इन दोनों के साथ करते हैं। अब मैं इस इक्वेशन को 2 से गुना करूंगा, तो अब देखो 2x, यहां पर क्या है 2x, तो देखो 3x माइनस 2x, तो ये हो गया जी x। फिर 3z, ये यहां पर है z, 3, फिर से मेरे मुंह से 3 निकल रहा है, तो ये यहां पर है z माइनस, यहां पर मैं इस सेकंड वाली को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बिकॉज यहां पर 3x था, यहां पर 2x था, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, छोटा था, मैं नेगेटिव में नहीं लाना चाह रहा था। तो अब ये 2y वाला केस तो कैंसिल हो ही गया है बिकॉज हमने इसी के लिए किया है। तो इस वाले वेरिएबल को तो मैं देखता भी नहीं जिसको मैं कैंसिल करने की सोच रहा था, क्योंकि उसकी कहानी तो हमने कर दी खत्म। अब देखो z माइनस 6z दैट इज इक्वल टू माइनस 5z इज इक्वल टू 29 माइनस 34, तो ये क्या हो जाएगा भाई -5। क्लियर है, तो अब देखो भाई 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब मैं ऊपर वाली में से नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो माइनस, हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं और इस स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। देखो माइनस प्लस प्लस, मैंने साइन को चेंज किया, वैसे तो मेंटली भी कर सकते हैं। तो x से x गया, 14 और 5 19z इज इक्वल टू 33 और 5 5 38, और z की वैल्यू आ जाएगी जो 2। और एक बार किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आते ही कहीं पर भी पुट कर दो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इस नीचे वाले के अंदर पुट कर रहा हूँ। तो देखो भाई 5 दूनी 10, जब ये -10 उधर जाएगा तो ये +10 हो जाएगा, तो उधर जाके ये क्या बन जाएगा 10 माइनस 5 5, तो x की वैल्यू आ गई जी 5। और एक बार 2 वेरिएबल की वैल्यू आ जाए तो ऊपर कोई ऐसी इक्वेशन जो भी आपको दिखे कि सिंपल सी है, किसी में भी पुट कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू पता नहीं, और 3z की वैल्यू हो जाएगी भाई 3 दूनी 6, तो 5 और 6 11, 11 में कितना जोड़ू कि 17 बन जाए, तो भाई 11 में 6 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई जी 6। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने आपसे पूछा है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो इसीलिए हम लाइक ऑप्शंस यूज नहीं कर सकते थे ना। तो भाई एक्स वाई क्या है, एक्स वाई है भाई 6 5 30, प्लस वाई जेड क्या है, वाई जेड है भाई 6 दूनी 12, प्लस जेड एक्स क्या है, जेड एक्स है भाई 5 दूनी 10, तो 30 और 10 40 और 12 52, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्लियर है, प्रॉपर मेथड समझ में आना चाहिए इन क्वेश्चंस का कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं और कैसे कैसे हम आंसर तक पहुंचेंगे। तो ये प्रॉपर थिंकिंग होती है इक्वेशंस को सॉल्व करने के पीछे। ठीक है, तो चलो एक बार ये ट्राई करो जरा। तो भाई देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर है क्या, इस क्वेश्चन के अंदर 3 वेरिएबल हैं, जी हाँ, और 2 इक्वेशन हैं। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, कैन नॉट से होगा। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, कैन नॉट से। लेकिन ये एक्चुअल क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2017 टियर 2 का, और यहाँ पर कैन नॉट से ऑप्शंस में नहीं है। तो देखो अगर आप कोई भी 3 वेरिएबल लेकर आओगे, 3 वेरिएबल की इक्वेशन बनाओगे और सिर्फ 2 इक्वेशन बनाओगे, तो हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या हो सकता है, स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस तैयार किए जा सकते हैं। स्पेशली ऐसे क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं जब हम 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन
इनसे डायरेक्टली एक वेरिएबल एक इक्वेशन तक आ जाते हैं डायरेक्टली। मतलब कि मैं जानबूझकर ऐसी वैल्यूज सेट कर सकता हूँ क्वेश्चंस के अंदर कि भाई जब हम मल्टीप्लाई वगैरह करके उन इक्वेशंस को ऐड करें किसी तरह, तो क्या हो, सीधे दो वेरिएबल कट जाएं। तो ये जानबूझ के बनाने पड़ते हैं ऐसे इक्वेशन, और एग्जामिनर जानबूझ के बनाता है। तो जब भी आपको ऐसा केस मिले ना कि 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशंस, तो उस, और अगर आपके सामने ये भी ऑप्शन हो कैन नॉट से, तो सीधा सीधा बिना देखे मत लगा देना, थोड़ा सा दिमाग इनकी वैल्यूज पर डाल के देख लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भाई सीधे सीधे 2 वेरिएबल कट रहे हों। कैसे, यहां पर देखो ध्यान से कि यहां पर अगर आपको ऐसा लगे तो उस केस में आप इक्वेशंस को ऐसे लिख भी ले सकते हो, अपनी जो रफ नोटबुक है वहां पर एग्जाम में उसके ऊपर लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना टाइम नहीं लगता है, सदियां नहीं लगती हैं। ठीक है, तो देखो, अब देखो यहां पर आपको ये दिख रहा है, फिर सीधा सीधा आपको ऑब्जर्व हो जाएगा अगर कोई पैटर्न होगा तो 3 तिये 9, 7 तिये 21। एग्जामिनर चेक ही यही चीज कर रहा है इन क्वेश्चंस के अंदर कि क्या स्टूडेंट इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहा है कि नहीं। तो देखो, अगर मैं ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको 3 गुना करके नीचे वाली को घटा दूं तो 3 तिये 9x, तो x तो बराबर हो ही रहा है, साथ में z भी बराबर हो रहा है। तो एक बार में ही 2 वेरिएबल खत्म हो रहे हैं, यानी कि हम y की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो हम y की वैल्यू तो निकाल पाएंगे और उसके अलावा हम x और z की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, और इसी कारण वो सिर्फ y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो समझ में आ गई बात, एग्जामिनर ऐसा काम क्यों कर रहा है कि 3 वेरिएबल के अंदर 2 इक्वेशन क्यों दे रहा है, क्योंकि उसने जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा सेट किया है कि 2 वेरिएबल खत्म हो जाएंगे। तो अब हम वही काम करते हैं भाई जो एग्जामिनर चाह रहा है। एग्जामिनर चाह ही यही रहा है कि ऊपर वाली इक्वेशन को 3 गुना करके नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट करूं, तो 3 तिये 9x में से 9x गए खत्म, 3 7 21z में से 21z गए खत्म, 3 पंजे 15y में से 8y गए 7y इज इक्वल टू 3 इंटू 49, ये हो जाएगा 147 में से 126 गए, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ भाई नीचे वाली को। ठीक है, तो ये बच गया जी 21, तो y की वैल्यू आ गई जी 3, और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो जब भी ज़्यादा वेरिएबल हो उससे कम इक्वेशन हो, ये जनरली 3 वेरिएबल के साथ एग्जामिनर करता है 99% ऑफ द केसेस में, तो आपने थोड़ा सा अलर्ट रहना है। तो इसी अलर्टनेस को एक बार इस क्वेश्चन के अंदर दिखाओ जरा। कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स 6 नोटबुक्स एंड 9 फाइल्स इज इक्वल टू 305। कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स 4 नोटबुक्स एंड 2 फाइल्स इज 145। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स 8 नोटबुक्स। तो देखो 3 वेरिएबल हैं, पेन, नोटबुक और फाइल, और 2 ही इक्वेशन है, तो सीधा सीधा आंसर इस केस में कैन नॉट बी डिटरमाइंड आना चाहिए, है ना। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड तब आना चाहिए जब क्वेश्चन को स्पेशली डिजाइन ना कर दिया हो एग्जामिनर ने। कई बार ऐसे काम करता है वो, तो देखो कैसे करता है। यहाँ पर हमारे सामने क्या है, 4 पेन प्लस 6 नोटबुक प्लस 9 फाइल्स, इनकी कीमत है भाई साहब 305, और नीचे है 3 पेन्स प्लस 4 नोटबुक्स प्लस 2 फाइल्स, इनकी कीमत है 145। और एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, ध्यान से देखिएगा, 5 पेन प्लस 8 नोटबुक प्लस 16 फाइल्स। आपने कभी ऐसे क्वेश्चन देखे हैं रीजनिंग के अंदर? देखे हो तो बताना मेरे को जरा कि 4 6 9 3 4 2, ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन देखे हैं ऐसे? तो यहाँ पर आ गया हो 5, यहाँ पर आ गया हो 8, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या है? एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है ना, ऐसी चीज एक्सपेक्ट कर सकता है ना कि 4 दूनी 8 में से 3 गए 5, 6 दूनी 12 में से 4 गए 8, 9 दूनी 18 में से 2 गए 16। इतनी समझ तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि बंदे को ये चीज स्ट्राइक करती है कि नहीं। तो इसी रीजनिंग स्किल को वो यहाँ पर इक्वेशन के थ्रू चेक कर रहा है आपसे। समझ में आ रही है बात? मतलब कि एग्जामिनर क्वेश्चन को क्यों दे रहा है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि वो कैसे सोचता है। ठीक है, तो देखो, तो यहां पर अगर हम यहां पर उसने 5 पूछा है, तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 दूनी 8 में से 3 गए 5, तो इसी चीज को एक बार आगे करके देखो, 6 दूनी 12 में से 4 गए 8, 9 दूनी 18 में से 2 गए 16। अच्छा, तो वो ये चीज चाह रहा है। तो अब आपको लगेगा कि भाई हमें कैसे पता चलेगा वो ये चीज चाह रहा है। तो देखो, अगर वो आपसे रीजनिंग में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन ये लगते हैं कि जायज हैं ये क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर वो यहां पर भी रीजनिंग चेक कर लेता है आपकी। क्लियर है? तो वहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा जब 3 वेरिएबल आ जाएं और 2 इक्वेशन आ जाएं। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 गुना करके नीचे वाली को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं भाई। ठीक है, तो यहां पर तो ये वाली चीज आ जाएगी, आपने देख ली कि 4 दूनी 8 में से 3 गए 5, ये वाली चीज उसने पूछी है,
ये 5 पेन 8 नोटबुक 16 फाइल। तो यहाँ पर अब मैं 2 गुना कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 610 और 610 में से 145 हमने घटाना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 600 में से 100 गए 510, तो 500 में से 45 गए तो 465 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर हो गया 465, यानी कि ऑप्शन बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होएगा। ठीक है, तो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन तो आपको करना आ गया ना लीनियर इक्वेशन का, चाहे 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन हो या 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन हो या फिर कुछ ऐसे मिसलेनियस इक्वेशंस हो, उनके ऊपर आप नज़र मारोगे तो उनको वो क्या एक्सपेक्ट करता है वो भी मैंने आपको बता दिया, वो कोई पैटर्न आपको देता है उनके अंदर। अब एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन होता क्या है, अभी तक तो मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा था। ये जो रैखिक समीकरण है, तो देखो जब आप इसका इंग्लिश नाम और हिंदी नाम दोनों को एक साथ देखोगे कि भाई ये जो रैखिक समीकरण है, तो रैखिक के अंदर एक वर्ड आता है रेखा और लीनियर के अंदर भी एक वर्ड आता है लाइन। तो ये तुक्का थोड़ी है कि लीनियर के अंदर लाइन वर्ड आ रहा है, लाइन का मतलब होता है ये लाइन, रेखा का मतलब भी यही होता है। तो इसका कोई ना कोई लेना देना तो है लाइन से, इस लीनियर इक्वेशन का। जी हाँ, डेफिनेटली लेना देना है, और सिर्फ लेना देना नहीं है, ये है ही खुद एक लाइन। कैसे, अब ध्यान से देखो। अगर मैं कोऑर्डिनेट बना लूं, निर्देशांक बना लूं, तो देखो कोई भी लीनियर इक्वेशन दुनिया की कोई भी हो, उसको मैं एक लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या फिर कोई भी लाइन अगर आप इसके ऊपर ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर दोगे, वो एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, किसी न किसी लीनियर इक्वेशन को। आप कैसे भी कोई भी लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर लो। हमने बचपन में ग्राफ के ऊपर 8वीं 9वीं में आपने बनाया होगा, ग्राफ के ऊपर ऐसे डब्बा सा बनाकर जो इक्वेशन थी, एक्स और वाई की वैल्यू, एक को 0 कर लेते थे, हैं ऐसे करके, फिर आप बनाते होते थे ना कि ये वाली लाइन बन गई इस वाली इक्वेशन से। तो मतलब कि एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो यहाँ पर ये जो लाल वाली है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये लाइन जो है ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर इसको हम ग्राफ पर डिनोट करेंगे, अगर हम जिस चीज को ग्राफ पर डिनोट करेंगे तो वहां पर तो आएगी लाइन यानी कि रेखा, और उसी चीज को अगर हम अलजेब्रा में डिनोट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आ जाएगी इक्वेशन। समझ गए, उसी चीज का डायग्राम की फॉर्म ये है और उसी चीज की अलजेब्रा की फॉर्म ये है। क्लियर है, चीज सेम ही है। तो इसी तरह ये जो हरी वाली है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन का डायग्राम है, एक लीनियर इक्वेशन का डायग्राम है। जैसे कि अगर आप वर्ड्स में लिखते हो तो होता है सर्कल, और डायग्राम बनाते हो तो होता है ये चीज, तो एक ही होती है। तो इसी तरह एल्जेब्रा में है इक्वेशन और डायग्राम है ये, इसी तरह ये भी एक लाइन है। तो आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, हर एक लाइन एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, चलो ये बात तो ठीक है। लेकिन अब तक मैंने आपको क्या बताया था, अब तक मैं आपको बता रहा था कि भाई इन दोनों इक्वेशंस का ये सॉल्यूशन है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, कि इन दोनों का हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x और y की वैल्यू निकाल रहे थे ना कुछ भी, ये मैं रेंडमली लिख रहा हूँ वैसे ही। तो इस सॉल्यूशन का क्या मतलब है, मैंने ये तो बता दिया कि ये जो इक्वेशन है ये एक लाइन है, ये वाली जो इक्वेशन है ये एक लाइन है। तो ये जो मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा था, ये जो मैं आपको हल बता रहा था, फिर उसको भी हम डायग्राम पर लिख सकते हैं ना, डेफिनेटली लिख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिख सकते हैं। देखो कि सॉल्यूशन होता क्या है। देखो भाई, ये जो लाल लाल लाइन है ये एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। और जब भी मैं दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालता होता हूं, जब भी दो इक्वेशन का, मान लो यहां पर ये दो इक्वेशन है, जब भी मैं इनका सॉल्यूशन निकालता हूं कि x और y की क्या वैल्यू होगी, तो x और y की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। मतलब ये जो पॉइंट होता है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ये दोनों, ये जो वैल्यूज दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। इसी तरह डायग्राम में क्या होएगा, हमारे सामने एक लाइन है और एक और लाइन है हरी वाली। तो मान लो ये लाल वाली जो लाइन है ये इसके लिए है, और ये जो हरी वाली जो लाइन है ये इसके लिए है। तो यहां पर हमने इन लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट देखना है, ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन के ऊपर हो, यानी कि वो कहां पर होगा, वो यहां पर होगा। समझ में आई बात। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऐसी चीज होती है जो दोनों के लिए ट्रू हो, मतलब x और y की ऐसी वैल्यूज जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं ना। काट पीट कर जो हम निकालते हैं ना, वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होता है जो भी हम निकालते हैं। तो इसी तरह
दोनों लाइंस जहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर भी काटती हैं, जहां पर भी प्रतिच्छेद करती हैं, वो होता है इनका सॉल्यूशन ग्राफ के हिसाब से। वो क्या है इनका सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से, अब आप बोलोगे कि भाई चलो ठीक है, अगर दोनों लाइंस एक जगह पर इंटरसेक्ट की, ये दोनों इक्वेशन है, अगर दोनों लाइन एक जगह पर इंटरसेक्ट की तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन आ जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यूज का एक सेट आ जाएगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन दुनिया में सारी लाइन ऐसी नहीं होती ना जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे नहीं होती। दुनिया में कुछ लाइनें ऐसी भी होती हैं जो पैरेलल होती हैं, समानांतर रेखाएं, ठीक है, जैसे रेल की पटरियां होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, नहीं काटती। तो भाई यहाँ पर जो इक्वेशन है ना, मान लो इस पहली वाली लाइन की कोई इक्वेशन है और इसकी कोई इक्वेशन है, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा बिकॉज ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये कहाँ पर काट रही है। अब आपको लगेगा ऐसे थोड़ी होता है, सॉल्यूशन नहीं होता, सॉल्यूशन तो होगा। मेरे को दो इक्वेशन मैं करता हूँ सोल्व, तो अभी आपको मैं इक्वेशन देता हूँ, देखो 2x + 3y = 7 एंड 4x + 6y = 10। एक बार इसको सोल्व करने की कोशिश करो जरा, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, आप नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पर आपको मिला ना, यहाँ पर ये कौन सा केस है, ये केस है नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। ये जो दो इक्वेशंस हैं इनका मतलब कि कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब तीसरी तरह की लाइन भी हो सकती है दुनिया में, पहली ऐसी जिसने एक जगह पर इंटरसेक्ट किया, दूसरी ऐसी जिसने एक भी जगह पर इंटरसेक्ट नहीं किया। जो तीसरा सिस्टम हो सकता है लाइंस का, रेखाओं का, वो ऐसा हो सकता है कि एक लाइन तो है एग्जैक्टली इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, एक लाइन तो है एग्जैक्टली इसी के ऊपर दूसरी लाइन। तो भाई देखो, जब ये एक जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एक सॉल्यूशन, जब किसी भी जगह पर इंटरसेक्ट नहीं करती तो नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये तो एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी हैं, कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इनके पता है कितने सॉल्यूशन है इन दोनों लाइंस के, इन दोनों लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब हो सकता है आपको ये फील हो, ऐसी कौन सी इक्वेशन है भाई जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको एक सेट दिया जिसका सॉल्यूशन नहीं है, तो एक और सेट देता हूँ, आप खुद देखना जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। देखो उसी जैसा दे देता हूँ, और 2x + 3y = 7 एंड थोड़ा सा ही बदलूंगा, 4x + 6y = 14। इनको जब आप सोल्व करोगे तो देखो, जब आप इनको सोल्व करोगे, जिस भी x और y की वैल्यू के लिए ऊपर वाली इक्वेशन ट्रू है, हर उस वैल्यू के लिए नीचे वाली इक्वेशन भी ट्रू होगी, हर उस वैल्यू के लिए। तो देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि 2x + 3y = 7, इसका सॉल्यूशन निकालो, तो आप x की वैल्यू 0 रखोगे। अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी ही ना, y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, चाहे वो फ्रैक्शंस में आए, 7/3 आए, लेकिन आएगी। अगर आप x की वैल्यू -1 रखोगे तो भी y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, जी हाँ आएगी। अगर आप x की वैल्यू -2 रखोगे तो भी आएगी, चाहे कुछ भी आए। तो मतलब मैं यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू रख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन को, ये जो पहली वाली इक्वेशन है, इसको अगर मैं x और y की वैल्यूज रख कर सॉल्यूशन देखूं तो इनफाइनाइट आएंगे। तो वो सारे के सारे इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे के सारे नीचे वाली को भी सेटिस्फाई करेंगे, वो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है कि x और y की वो वैल्यूज जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो। ऊपर वाले केस में वो दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, एक भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको x और y की वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो। तो क्लियर है, तो टेंशन मत लो, अभी भी अगर कंफ्यूजन में हो तो इसको मैं क्लियर करने वाला हूं। एग्जामिनर आपसे पूछता क्या है वो बताता हूं मेनली, ठीक है। तो देखो अभी एग्जामिनर भाई साहब आपसे ये पूछता है, जब एग्जामिनर आपको डायरेक्टली डायग्राम दिखा देगा और आपसे ये पूछ लेगा कि कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो आप फटाक से बता दोगे कि भाई एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है, अरे एक भी जगह पर नहीं कर रही, अरे ये तो बहुत जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं करता, एग्जामिनर क्या करता है, आपको इक्वेशंस दिखाता है, और एग्जामिनर को पता है कि पहले वाली इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरे वाली इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और एग्जामिनर आपसे पूछता है कि अब बताओ इनके कितने सॉल्यूशन हैं, अब बताओ इनके कितने सॉल्यूशन हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसने तो आपको इक्वेशन दी कि भाई जब मैं इनके डायग्राम बनाऊंगा तो ये कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे। और डेफिनेटली आप डायग्राम तो नहीं बनाओगे ना एग्जाम में, ग्राफ पेपर पर, ऑफ कोर्स।
तो हमें ऐसा ही कोई तरीका निकालना पड़ेगा ताकि हमें इक्वेशंस देखकर ही पता लग जाए कि कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर ये जो इक्वेशंस का जोड़ा है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, और उसके बाद जिंदगी भर आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है फिर इसके अंदर। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि स्लोप क्या है। तो स्लोप को ऐसे कॉम्प्लेक्स मत सोच लेना कि कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है, सिंपल सी बात है, स्लोप है ढाल, हिंदी में ढलान। ठीक है, मतलब कि कितना ढलान है। बच्चे आपने देखे हैं, ये पिक्चर दिख रही है, बच्चे पार्क में खेलते हैं, तो ये जो पीला पीला पोर्शन है ना, ये स्लोप ही है, स्लोप के अलावा कुछ नहीं है। एक स्लोप पर से ही बच्चे फिसलते हैं। तो स्लोप की डेफिनेशन क्या है, यही चीज स्लोप की डेफिनेशन है कि ढलान है। अब देखो, इसको मैं मैथमेटिकली आपको बताता हूं, क्योंकि आपने पार्क में कोई झूला ऐसा देखा होगा, और अगर आप पार्क में वहीं पर एक ऐसा झूला देखो, ऐसा ऐसा खड़ा बिल्कुल, समझ पा रहे हो, तो क्या आप अपने किसी छोटे भाई बहन को बोलोगे कि यहां पर से नीचे चला जा? और अगर आप ऐसा झूला देखो पार्क में ऐसा, तो ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है तो दोनों स्लोप। लेकिन ये वाला जो स्लोप है ये तेज है, यहां पर ढलान तेज है, ये झूला थोड़ी हुआ, ये तो पहाड़ जैसा हो गया, चोट लग जाएगी उसको। तो स्लोप जो है, इन दोनों स्लोप के अंदर क्या डिफरेंस है, स्लोप किस चीज से डिसाइड होता है वो मैं आपको बताता हूं। ये जो ढलान है, तो देखो भाई, यहां पर जो ढलान है वो डिसाइड होता है परपेंडिकुलर से, यानी कि लंब से, इससे, ये लाल वाली लाइन है इससे, और ये जो हरे वाली लाइन है बेस आधार इससे, इन दोनों से डिसाइड होकर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से डिसाइड होता है कि इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है, तो ये स्लोप कितना तेज या कितना ढीला होएगा। ठीक है, कितना मंदा या कितना तेज होएगा। अब देखो, अब मैं इसको आपके सामने प्रूव करता हूं कि अगर मैं हाइट इतनी ही रखूं, देखो एग्जैक्टली सेम हाइट रखी है, मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि दोनों के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। अगर मैं हाइट इतनी ही रखूं और बेस को थोड़ा सा ज्यादा लंबा कर दूं पहले से, तो देखो स्लोप मंदा पड़ गया ना। आपको खुद फील हो रहा है यहां पर बॉल रखेंगे तो तेज जाएगी, यहां पर बॉल रखेंगे तो मंदी जाएगी पहले वाले के कंपैरिजन में। लेकिन हाइट उतनी ही है, तो सिर्फ हाइट पर नहीं डिपेंड करता मेरे भाई, हाइट और बेस दोनों की कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। और अगर मैं बेस को भी इतना ही रख लूं, देखो इस चीज को भी प्रूव कर लेते हैं, अगर मैंने बेस एग्जैक्टली सेम रख दिया और हाइट बढ़ा दी, तो ये देखो ये वाला स्लोप तेज हो गया, यहां पर बॉल सबसे तेज जाएगी, यहां पर बच्चे को चोट सबसे ज्यादा लगने के चांसेस हैं। क्लियर है? तो स्लोप डिपेंड करता है परपेंडिकुलर पर और बेस पर। और ये परपेंडिकुलर है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मैंने तो आपको ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाकर दिखाए थे, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, खड़े वाला वाई, और ये वाला कौन सा है, ये है एक्स। मतलब कि किसी भी इक्वेशन का स्लोप उसका वाई और एक्स जो आपको दिखते हैं ना, जैसे यहां पर ये जो इक्वेशन है, ये जो दो इक्वेशन है, इनका जो स्लोप है वो डिपेंड करता है एक्स और वाई, इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं ये वाले, इनके ऊपर, इनके कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो पहली वाली इक्वेशन का जो स्लोप है वो a1 और b1 पर डिपेंड करता है, दूसरी वाली इक्वेशन का स्लोप a2 और b2 पर डिपेंड करता है मेरे भाई। ठीक है, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, और ये c जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद तो बस आपको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, इन क्वेश्चंस को देखते ही बता दोगे, बस एक बार ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो। ठीक है, तो देखो हमारे सामने कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो देखो ये एक लाइन है, तो मेरे को एक बात बताओ, सिर्फ हम दो चीज़ें देखेंगे, एक तो होता है स्लोप, हम सिर्फ दो चीज़ें देखेंगे क्योंकि हमारे सामने है ही दो चीज़ें। देखो अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है ना, a1x, या फिर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो जो a और b है ये दोनों डिसाइड करते हैं स्लोप को। मैंने बताया था x और y के कोएफिशिएंट स्लोप को डिसाइड करते हैं, और ये c जो है ये डिसाइड करता है डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, कि सेंटर से कितना डिस्टेंस है। ये जो लाइन है ये सेंटर से दूर भी हो सकती थी ना, ऐसे कहीं पर भी हो सकती थी, ये सेंटर है, इससे दूर भी हो सकती थी, और स्लोप सेम भी हो सकता था। देखो इन सारी लाइंस का स्लोप सेम है, ढलान उतना ही है, मैंने उसके पैरेलल ही ड्रॉ की है। क्लियर है? तो x और y के कोएफिशिएंट से हमें क्या पता लगता है, स्लोप, और c से हमें पता लगता है कि सेंटर से कितना डिस्टेंस है। अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर, अब अवेयर हो जाइएगा, अब मेन कंसेप्ट आ रहा है, उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। अब कि ये जो लाल वाली लाइन है इसका, ये पहले वाली लाइन है लाल वाली, इसका जो स्लोप है, और ये जो हरे वाली लाइन है जो एग्जैक्टली इसके ऊपर है, देखो फिर से ला रहा हूँ, ये जो हरे वाली लाइन है ये जो एग्जैक्टली इसके ऊपर है, ये बताओ मुझे इनका स्लोप सेम है कि नहीं, सोचो इसके बारे में।
स्लोप का मतलब है ढलान। तो जब लाइनें एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर हैं तो ढलान तो सेम होगा ही ना, तो ढलान तो सेम होगा ही। तो यानी कि अब ध्यान से देखो, जब हम ये इक्वेशंस देखते हैं तो जब लाइन कोइंसिडेंट है यानी कि उनका स्लोप सेम है, यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट है ये दोनों एक्स वाले हैं, तो जो एक्स वाले हैं और जो वाई वाले हैं, क्योंकि स्लोप जो है वो एक्स और वाई वालों से डिसाइड होता है, वो बराबर होते हैं, वो बराबर है उनका रेशियो दोनों इक्वेशंस के अंदर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई साहब स्लोप तो सेम है, स्लोप तो सेम है, क्योंकि स्लोप एक्स और वाई इनके कोएफिशिएंट के कॉम्बिनेशन से डिसाइड होता है। a1 बाई ए टू इज इक्वल टू b1 बाई b2, इसका मतलब स्लोप सेम है। और अब देखो स्लोप तो इन दो लाइन का भी सेम है, अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूं तीसरी, इसका भी उतना ही स्लोप है। तो लेकिन अगर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अगर सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी सेम हो, क्योंकि एक ऐसी लाइन भी बन सकती है ना जो थोड़ी सी और दूर है और उसका भी स्लोप सेम है, तो डिस्टेंस अलग हो गया, लेकिन स्लोप भी सेम है और सेंटर से डिस्टेंस, तो सेंटर से डिस्टेंस को कौन डिसाइड करता है, C1 और C2 डिसाइड करते हैं भाई। तो अगर स्लोप भी सेम है, सेंटर से डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब दोनों लाइंस का स्लोप एग्जैक्टली सेम है और एग्जैक्टली एक ही जगह पर हैं, यानी कि दोनों लाइंस क्या हैं, को इंसिडेंट हैं, को इंसिडेंट एक दूसरे के ऊपर हैं, या फिर हिंदी में क्या है, दोनों लाइंस संपाती हैं, संपाती लाइनें हैं, एक दूसरे के ऊपर लेटी पड़ी हैं। क्लियर है। तो जब भी आपको ऐसा मिले, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको ऐसा मिले कि भाई दो इक्वेशंस के अंदर a1 बाई ए टू इजिकल टू बी वन बाई बी टू इजिकल टू C1 बाई C2, इट मीन्स कितने सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि लाइंस कोइंसिडेंट हैं, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं भाई साहब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। क्लियर है, कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट। तो यहां पर ये चीज मैंने आपको समझा दी। जब आप इसको स्टार्टिंग में जब भी आप इसको यूज करोगे तो अपनी समझ को यूज करना, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप आपको याद हो जाएगी। मेरे को ये सीधी याद हो गई है अब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो क्लियर है, ये बात पता चल गई कि अगर सभी का रेशियो बराबर हो तो लाइनें कोइंसिडेंट हैं। अब देखो, अब अगली चीज देखते हैं। देखो भाई, ये पहले वाली लाइन है और ये दूसरे वाली लाइन है, स्लोप तो इन दोनों का भी सेम है, स्लोप तो इन दोनों का भी सेम है ना। इसका मतलब जब लाइन पैरेलल हो, जब लाइन पैरेलल यानी कि समानांतर हो, तो उस वक्त जब क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो जब नो सॉल्यूशन हो तो यहाँ पर क्या हालात होंगे वो मैं बता रहा हूँ। मेरे को एक बात बताओ, स्लोप सेम है, जी हाँ सेम है, इसका मतलब एक्स और वाई वाले कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा, क्योंकि ये दोनों स्लोप को डिसाइड करते हैं, दोनों का ढलान तो सेम है। ठीक है भाई, लेकिन क्या डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सेम है, सेंटर से इसका डिस्टेंस अलग है और अगली वाले का डिस्टेंस अलग है, नहीं। तो इसका मतलब C1 और C2 बराबर नहीं होएगा, C1 और C2 बराबर नहीं होएगा। तो जब A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू B2 इज नॉट इक्वल टू C1 इज इक्वल टू C2, इसका मतलब है कि लाइनें भाई साहब पैरेलल हैं, स्लोप तो सेम है पर एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो बता देता हूँ, पिछले वाले का एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं। एग्जामिनर सिंपल से ये बात पूछता है, क्या इसका एक सॉल्यूशन है या दो है या इनफाइनाइट है, कितने हैं। फिर आप क्या करोगे, आप करते हो A1 बाई A2 यानी कि 2/4, फिर B1 बाई B2 यानी कि 3/6, इनका रेशियो देख रहा हूँ 6/12, फिर आप देखते हो कि 1/2 1/2 1/2, ये सारे बराबर हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब सारे बराबर हों, इससे पिछले वाला ही केस किया है, ये दोनों बराबर हैं यानी कि स्लोप बराबर है, सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर है, यानी कि लाइंस कोइंसिडेंट हैं, यानी कि कितने सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हैं। दोनों लाइनें एक दूसरे को इनफाइनाइट जगह पर काटती हैं और सॉल्यूशन उतने ही होते हैं जितनी जगह पर लाइनें काटती हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर को नो सॉल्यूशन वाला केस देना है तो वो चुपके से 12 की जगह 13 कर देगा। फिर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहां पर 6/13, और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इसे नॉट इक्वल टू, कि भाई 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 6/13। तो ये जो दो लाइन आ गई, ये दो लाइन वो वाली लाइन आ गई जो पैरेलल है, यही वाला केस आ गया ना भाई। स्लोप तो सेम है भाई, सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग है, यानी कि नो सॉल्यूशंस, पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखाएं हैं, एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अब देखते हैं तीसरा केस।
तीसरा केस क्या है, देखो ये पहले वाली लाइन है और ये दूसरे वाली लाइन है, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या इनका स्लोप सेम है? कहाँ सेम है भाई? एक का स्लोप ये है, एक का स्लोप ये है, कहाँ सेम है ना? एक स्लोप ज्यादा तेज है, एक स्लोप ज्यादा मंदा है, जैसे देखो कितना मरासा है। तो अगर स्लोप सेम होता तो इंटरसेक्ट ही ना करती, या फिर एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर मिलती। स्लोप सेम नहीं है, ढलान सेम नहीं है, तभी तो एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट किया ना इन दोनों ने। तो देखो यहाँ पर स्लोप सेम नहीं है, तो अगर स्लोप ही सेम नहीं है, स्लोप को डिसाइड करते हैं भाई साहब एक्स और वाई वाले कोऑर्डिनेट। इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। स्लोप ही सेम नहीं है। अगर स्लोप सेम होता तो एक्स और वाई का ये जो कॉम्बिनेशन था ये बराबर आना था। तो जब भी एग्जामिनर आपको ऐसी इक्वेशन दे 3x + 4y = 7 एंड 6x + 9y = 10, तो आप देखोगे कि 3/6 और आगे है 4/9, तो भाई ये तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब स्लोप इक्वल नहीं है। यानी कि ये जो लाइन है ये क्या होंगी, स्लोप बराबर नहीं है, तो पक्का एक दूसरे को काटेंगी। आपको लगेगा कि इन्होंने तो नहीं काटा, कहीं ना कहीं तो काटेंगी, दुनिया में कहीं ना कहीं तो काटेंगी जब स्लोप सेम नहीं है तो। ठीक है, हो सकता है अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन से बाहर जाकर काटे, पर काटेंगी जरूर अगर स्लोप सेम नहीं हुआ। तो जब भी स्लोप सेम नहीं होगा, यानी अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इट मीन्स स्लोप सेम नहीं है। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे? यहाँ पर एक सॉल्यूशन होएगा बाबा, यूनिक सॉल्यूशन भी जिसको बोलते हैं। यूनिक मतलब कि कुल एक, उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। ये तो सारा कंसेप्ट हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। करते क्या है आप मेरे को बताओगे? इतनी देर से समझा रहा हूं, बताओ इसका आंसर। द सेट ऑफ इक्वेशंस दिस हैज, तो इसके कितने सॉल्यूशन है, इसके कितने हल हैं इन समीकरणों के? तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा, देखो 4/10 मैंने लिख लिया, ठीक है, -6/-15 ये भी लिख लिया, और उसके बाद 18/45। तो अब मैं देख लेता हूँ क्या मामला चल रहा है। तो देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, माइनस से माइनस गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, देन 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। तो 2/5 इज इक्वल टू दिस। अब तो आपको याद होना चाहिए ना, तीनों बराबर हैं। तो तीनों बराबर का मतलब एक और ये होता है कि जब तीनों चीजें बराबर देखो एक और चीज बताता हूँ यहाँ पर साइड में आपको। अगर मैं ये कर दूं x + y = 2 और फिर मैं बोलूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2, तो आप क्या बोलोगे? 2x + 2y = 4। तो जब मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या है? लाइन तो सेम है, लाइन तो सेम है, उसी को मैंने, इक्वेशन सेम है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लो या 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो जब ये तीनों बराबर होते हैं ना, 2/5, 2/5, 2/5, तो ये वही वाला केस है। पहले 2 के साथ करके देखो, यहाँ पर 1/2, 1/2, 1/2। तो जब तीनों का रेशियो ही सेम आ गया, यानी कि लाइंस सेम है, कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर पड़ी है, एग्जैक्टली सेम है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे? मोर देन 2 सॉल्यूशंस। 2 से ज्यादा तो सॉल्यूशन है ही, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एग्जामिनर कभी कभी ऐसे ऑप्शन भी दे देगा, तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये वाला देखो जरा, द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द लाइन्स आर पैरेलल। इसका मतलब ये पैरेलल है, यानी कि पहले वाले 2 तो इक्वल होंगे, स्लोप तो इक्वल होएगा, बट दैट विल नॉट बी इक्वल टू 7/c2। तो देखो भाई x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ पर क्या है? a, तो 1/a इज इक्वल टू, y का है 3 और यहाँ पर 12 इज इक्वल टू 3/12 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? -8 और यहाँ पर है 5। अब आप बोलोगे मैंने नॉट इक्वल टू क्यों लिखा? देखो अगर वो भाई साहब एग्जामिनर आपको -32 दे देता ना, यहाँ पर देखो ये 1/4 है, अगर ये भी 1/4 हो जाता तो a की कुछ भी वैल्यू रख लो, फिर नहीं बननी थी बात। तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू भी होना चाहिए। कभी कभी आंसर में क्या आ जाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू है। तो अब देखो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो 1/a इज इक्वल टू 1/4, a इज इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। a की वैल्यू 4 होएगी, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब ये कंडीशंस याद रखना आपका काम है। ठीक है, 3-4 बार लिख लिख के देख लो, इनको याद भी तो रखनी है। समझ में आ गई? ठीक बात है। इफ द सेट ऑफ इक्वेशंस, ये करो एक बार, दिस मच, इफ द सेट ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज सॉल्यूशन। हैज सॉल्यूशन का क्या मतलब है? कि इनका सॉल्यूशन है, एक है या इनफाइनाइट है, ये हमें नहीं पता। एक भी हो सकता है इंटरसेक्टिंग हो या फिर इनफाइनाइट हो। इन दोनों में से एक केस है। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है ना, ये वाला केस नहीं है। या तो सॉल्यूशन
एक है या कि बहुत ज़्यादा है। तो अगर पहले वाला केस हुआ तो क्या हो जाएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और अगर दूसरे वाला केस हुआ तो होएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो देख लेते हैं भाई कौन सा वाला केस है, इन दोनों में से एक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 9, 6/9 और आगे है भाई 8/12, 8/12 और आगे है भाई 24/k। तो देखो पहले दो वाले तो बराबर है, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। मतलब ये वाला केस तो नहीं है भाई साहब, ये वाला केस तो नहीं है। इसको खत्म करो भाई, ये वाला केस नहीं है, इसका मतलब नीचे वाला केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो अगर पहले दो बराबर हैं तो ये भी बराबर होने चाहिए, तो ये भी 2/3 होना चाहिए। तो देखो 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 2 और 3 का रेशियो है ना। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 36 होनी चाहिए। क्लियर है? एक बार ये और बता दो फिर, इफ द सेट ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू 18 एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है, तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, बीच में अब तक दिमाग में नहीं है तो बीच में वीडियो को रोक के रट लो इनको। अब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब देखो इसका मतलब 1/4 इज नॉट इक्वल टू p/12, p/12। तो अब देखो भाई नीचे वाली चीज 4 गुना है ना, नीचे वाली चीज 4 गुना है, तो ये जो 12 है ये किसका 4 गुना है, इसका मतलब p की वैल्यू 3। अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू है मेरे को पता है, तो नीचे वाला 4 गुना है, 3 चौके 12। इसका मतलब ये है कि ये जो p है, या फिर चलो इसको दूसरे वे से सोल्व कर लो, इस 12 को उधर ऊपर भेज दो, तो p इज नॉट इक्वल टू 12/4 इज नॉट इक्वल टू 4 तिये 12। तो p इज नॉट इक्वल टू 3। तो p की वैल्यू है ना भाई साहब 3 के इक्वल मत रखना, 3 के इक्वल रख दोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये दोनों बराबर किसी भी सिचुएशन में नहीं होने चाहिए, ये दोनों नहीं होने चाहिए, तभी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो p की वैल्यू 3 के अलावा दुनिया में कुछ भी रख दो, ये दोनों बराबर नहीं होंगे और इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? तो p इज नॉट इक्वल टू 3, डेफिनेटली ये वाली सिचुएशन ट्रू होगी। अब आपको एनफ अंडरस्टैंडिंग मैंने दे दी है, अब आप क्या करोगे, अब एक बार जो भी मैंने आपको अभी इसके अंदर पढ़ाया है एक बार उसको सोचोगे अपने दिमाग में कि क्या क्या आपने पढ़ा है, और उसके बाद इस कंसेप्ट लेक्चर के सारे क्वेश्चंस को मेंटली करोगे और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 को। ठीक है? तो लग जाओ काम पर PDF से।